नेवर गिव अप बिकॉज ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। मैंने कहा आप हिम्मत ना हारो, क्योंकि बड़ी बड़ी चीजों में समय लगता है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में रोम नहीं बन गया था बेटे। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, पिरामिड्स ऑफ, ठीक है। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, आप हिम्मत मत हारें। बड़ी बड़ी चीजों में समय लगता है, लगाइए समय और चलते रहिए, चलते रहिए, चलंती चलंती। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही बात बोली थी, उत्तिष्ठा, चल चल, रुक मत। तो आपको भी रुकना नहीं है सीएमए यूएसए पार्ट 2 में। आइए जी हम आगे चलें लेक्चर 17, और लेक्चर 17 में माय मेन लॉजिक विल बी जनरल टेक्निक्स। मैं आपके सामने आ चुका हूं लास्ट लेक्चर में। I have told you why there is a need of incorporating risk in the capital budgeting project. ऐसी क्या जरूरत है जिसकी वजह से हमें रिस्क को इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है इन अ कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट। I have told you that, and how that risk can be incorporated, how does that vaccination will be done। वो कोविड शील्ड लगाएं या कोवैक्सीन लगाएं, हमारे पास दो हैं, एक जनरल टेक्निक है और एक स्पेशल स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। मैं आज कोवैक्सीन की बात कर रहा हूं, 50 से नीचे वालों की बात कर रहा हूं। इन दिस आई विल नॉट बी यूजिंग प्रोबेबिलिटीज, आई विल नॉट बी यूजिंग एनी स्टैटिस्टिक्स, आई विल नॉट बी यूजिंग एनी नंबर्स, रादर आई विल बी ऑन एन एवरेज in general evaluate the risk, and on the basis of that I will consider something, you know। रजिस्टर ओपन कर लीजिए भाई साहब, मेरे को मत देखना। आज थोड़ा सा लिखना है, थोड़ा समझना है, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा मैजिक, काम चल जाएगा बेटे। लेक्चर 17 में रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट, मैंने पहला रेट बताया था, इसका घर का नाम है बंटी, RADR। दूसरा बेटे सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट, जो खाली ग्लेम में दिया हुआ है। ब्रेक इवन एनालिसिस जो हॉक में दिया हुआ है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन जो वायले और हॉक दोनों में दिया हुआ है। बेटे मैंने क्या किया, ग्लेम, वायले और हॉक तीनों को पढ़ा, घोटा लगाया, बादाम रोगन बनाया और आपके सामने आ गया। बेटे आप जल्दी से एक बार दोबारा लिख लें। एक बच्चा कहता है लास्ट क्लास में लिखा था, मैंने कहा लिखा था, एक बार दोबारा लिखने में क्या है, रिस्क एडजस्टेड, ऐसा डिस्काउंटिंग रेट जिसमें हमने रिस्क को एडजस्ट कर दिया है, उसका नाम है जी रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट, ठीक है। अभी देखेंगे सेंसिटिविटी, मैं आज सेंसोडाइन की बात करूंगा, मैं टूथपेस्ट की बात करूंगा, मैं झंझनाहट की बात करूंगा। मैं जब आप आइसक्रीम खाते हैं और जब गर्म खाते हैं गाजर का हलवा तो आपके दांतों में कुछ लगता है, दैट इज सेंसिटिविटी। झंझनाहट को दूर करेंगे सेंसोडाइन लगाकर। आज हम उसकी बात करेंगे, ब्रेक इवन एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। आइए जी, मैं भूपेश आनंद आप सभी को एक बात ये कहना चाहता हूं कि मैंने हैंड रिटन स्लाइड्स भी बनाई, मैं अभी PPTs भी दिखाऊंगा, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा। बस आप बने रहना, ये मत सोचना कि हॉक पे नहीं है। बेटे मैं कह रहा हूं आपको ईमानदारी से, आज का लेक्चर अगर आपने सिंसियरली सुन भी लिया ना तो आप आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। उसमें जरा सी भी कोई भी घबराने की बात है ही नहीं, संदेह नहीं करना बेटे, आपको ट्रस्ट के साथ काम करना है। तो आपसे मैं एक बात ये कहता हूं कि RADR पहली टेक्निक है, आप नाम लिख लीजिए पहले, टेक्निक 1 जनरल टेक्निक, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट, बस और ए नहीं लिखना, अभी पहले सुनना है। मैं भूपेश आनंद आप सभी से एक बात ये कहता हूं कि आप मुझे एक चीज बताइए, इफ यू इवेल्युएट अ प्रोजेक्ट एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आप किसी भी प्रोजेक्ट को इवेल्युएट कर रहे हैं, उसका आउटफ्लोज निकाल रहे हैं, उसकी इनफ्लोज कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको डिस्काउंटिंग रेट से मल्टीप्लाई करके आप उसका NPV कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप ये बताइए उन सभी में एस्टिमेशन किया आपने? ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। एंड यू हैव ऑल्सो डन माई IRR लेक्चर, मैंने एक A लेक्चर किया था, एक मेन IRR लेक्चर किया था, और उसमें अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर आप हल्का सा डिस्काउंटिंग रेट चेंज कर दें तो आपका पूरा प्रोजेक्ट
पॉजिटिव का नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव का पॉजिटिव हो सकता है, ये बात भी हमें बताइए। तो उन बातों को बैकग्राउंड में रखते हुए मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप मुझे बताएंगे। आई हैव टोल्ड यू दैट इन अ प्रोजेक्ट देयर आर 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट आउटफ्लोज, स्टेप नंबर 2 कैलकुलेट इनफ्लोज, स्टेप नंबर 3 you have to calculate present values on the basis of discounting rates, and then you will calculate, as the case may be, generally we calculate NPV, and if NPV is positive we take it. but बेटे इन सभी assumptions में, इन सभी estimations में, इन सभी projections में, इन सभी forecasted figures में, इन सभी estimates में सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है कौन सी चीज ऐसी है जिसके कुछ हिलने से पूरा प्रोजेक्ट हिल जाएगा? जिसके बहुत हिलने से कुंभकर्ण सो जाता था ना तो उसको हिलाते थे, उठता ही नहीं था बेटे। मैंने कहा जिसके जरा से, जिसको उठाने से सब कुछ उठ जाए। आप बताइए आउटफ्लोज में, इनफ्लोज में, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स में आपको क्या लगता है कौन सा फैक्टर, कौन सा ऐसा स्टेप है विच इज वेरी डेलिकेट? मैं आपसे एक चीज बता रहा हूं बेटे, आपको मैंने IRR का एग्जांपल अभी याद भी कराया है ना। मैंने कहा जी स्टेप 1 आउटफ्लोज है, स्टेप नंबर 2 इनफ्लोज है, स्टेप नंबर 3 डिस्काउंटिंग रेट है। डिस्काउंटिंग रेट मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा रिस्कियर है, क्योंकि अगर आपने 10 का 8% डिस्काउंट कर दिया ना, या 10 का 12 कर दिया, तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो मैं आपसे यही बात कहने जा रहा हूं कि डिस्काउंटिंग रेट इज मोर रिस्कियर। तो मैं इस टेक्निक में, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट टेक्निक में, मैं डिस्काउंटिंग रेट को थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा। अच्छा एक चीज बता दो, एडजस्ट का मतलब है कम करेंगे या ज्यादा करेंगे? आपको क्या लगता है? अभी हम देखेंगे कैसे निकालेंगे। बट RADR में एक नॉर्मल डिस्काउंटिंग रेट है, जैसे आपने कहा भाई एक नॉर्मल डिस्काउंटिंग रेट होता है, मैंने कहा एक नॉर्मल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ये तो मेरी कहानी। एक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, सब कुछ एक ही है बेटे। नॉर्मल डिस्काउंटिंग रेट कह दें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह दें, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह दें, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कह दें, मिनिमम रेट कह दें, एक्सटर्नल रेट कह दें, एक ही मटके में बैठे हैं सारे के सारे। ऐसा नहीं है कि इनका मीनिंग अलग अलग है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आज तक आपने जो भी रेट लगाया वो बेटे नॉर्मल डिस्काउंटिंग रेट था, उसमें हमने रिस्क एडजस्ट नहीं किया था। इट मीन्स जो डिस्काउंटिंग रेट आप आज तक लगाए 8%, 10%, 12%, जब आपने किसी प्रोजेक्ट को इवेल्युएट किया, उसकी NPV निकाली, बेटे वो नॉर्मल था। बट अगर क्वेश्चन कह रहा है कि ये प्रोजेक्ट रिस्कियर है, तो मेरा क्वेश्चन है आपसे कि रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट नॉर्मल से ज़्यादा होगा या रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट नॉर्मल से कम होगा? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। आइए मैं इसी बात को समझाने के लिए आपको वैसे हिंट दे रहा हूं। रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट विल बी मोर देन नॉर्मल डिस्काउंटिंग रेट। बेटे आप जितना डिस्काउंटिंग रेट बढ़ाते जाएंगे ना, उतनी पॉसिबिलिटी है कि NPV कम आएगी, क्योंकि जितना डिस्काउंटिंग रेट बढ़ाएंगे उतना डिस्काउंटिंग फैक्टर कम हो जाएगा, और जब डिस्काउंटिंग फैक्टर कम होगा तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज विल बी मिनिमाइज्ड, एंड व्हेन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज विल बी मिनिमाइज्ड, देयर इज अ मोर पॉसिबिलिटी दैट NPV कम्स टू समवट लोअर पॉइंट, बिकॉज वी आर इनकॉर्पोरेटिंग रिस्क। देन व्हाट इज द फन ऑफ RADR? अगर हमें लोअर ही करना है नॉर्मल से, तो बेटे वो आपने रिस्क कहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया? रिस्क इनकॉर्पोरेशन का मतलब है आप उसको टफ कंडीशन में ले जाएंगे, आप उसको हायर डिस्काउंटिंग रेट पे ले जाएंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। जैसे आपके सामने 2 प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है ना। प्रोजेक्ट में माइनस लिखा मैंने आउटफ्लो, प्लस 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 इनफ्लो, माइनस प्लस प्लस प्लस, बट नीचे एक स्टेटमेंट लिखी है प्रोजेक्ट Y इज मोर रिस्कियर देन X। अब आप ये बताइए, नॉर्मल डिस्काउंटिंग रेट मैं कहता हूं 10% है। अभी अभी देखा हमने, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नॉर्मल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नॉर्मल डिस्काउंटिंग रेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कुछ भी 10% है। आप बताइए जब आप इस प्रोजेक्ट को करने वाले होंगे डिस्काउंट, तो क्या 10 से ही करना चाहिए या 10 से ज़्यादा करना चाहिए? बेटे ज़्यादा करना चाहिए,
क्योंकि उसमें क्वेश्चन कह रहा है दैट दिस प्रोजेक्ट इज मोर रिस्कियर, इट मीन्स द रिस्क प्रीमियम शुड बी मोर। आप जब ज़्यादा रिस्क लेते हैं, जैसे यू आर डूइंग CMA USA, इट मीन्स यू आर टेकिंग रिस्क। इफ़ यू आर जस्ट अ BCom ग्रेजुएट एंड यू आर नॉट डूइंग CMA USA, तो आपने एक नॉर्मल रिस्क लिया, आपको नॉर्मल पे मिलना चाहिए। बट जब आप CMA USA कर रहे हैं, आपने पैसे भी इन्वेस्ट किए, आपने रिस्क भी लिया, तो यू शुड गेट मोर रिटर्न। ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल उसी तरह से if the project is more risky, I should discount, because as a management accountant I should discount at a higher rate, because then I want to see that whether NPV is positive or not। तो आप सभी मेरी बात को समझ लें, मैंने एक बड़ी प्यारी सी बात लिखी है, RADR का मतलब ही यही है that this rate will be higher than normal discounting rate, that this rate will be higher than discounting rate, and जितना आप हायर डिस्काउंटिंग रेट करते जाएंगे उतना पॉसिबिलिटी है कि NPV कम आएगा। बेटे मैंने एक बात ये बोलनी है, RADR में दो रेट्स सम्मिलित हैं, दो रेट्स घुसे हुए हैं। एक तो रिस्क फ्री रेट है। रिस्क फ्री रेट का मतलब क्या कि भाई इफ आई इन्वेस्ट इन अ बैंकिंग कंपनी और इफ आई इन्वेस्ट US ट्रेजरी और US गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज परचेज की, मैंने US गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आई हैव परचेज्ड। बेटे राजा की सिक्योरिटीज परचेज करेंगे तो उसमें रिस्क थोड़ी है। अच्छा, राजा की सिक्योरिटीज में भी रिस्क हुआ तो नॉर्मल सिक्योरिटीज में ह्यूज रिस्क होगा। So we always assume that government securities, bank FDs, treasury bills, they don't have any risk because they are being issued by nodal agencies, by the governments, by the state governments, by the central governments and by the authorities. So there is no risk involved in that. So the return which they give, that is named as risk-free return. You are getting a point? तो बेटे मैंने लिखा RADR, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट में दो बातें आती हैं। एक रिस्क फ्री रेट, आज तक जो हम करते आए वो रिस्क फ्री रेट पे करते आए, या नॉर्मल हल्का फुल्का रिस्क डाल भी दिया होगा, जैसे 10% 11%, मेजर पार्ट रिस्क फ्री था। बट आज मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि RADR में दो बड़े बड़े कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट का नाम है रिस्क फ्री रेट और एक कंपोनेंट का नाम है रिस्क प्रीमियम। अब जितना ज़्यादा रिस्की होगा ना प्रोजेक्ट, उतना रिस्क प्रीमियम ज़्यादा होगा। जैसे मैंने आपके लिए एक एक्सेस बनाई समझाने के लिए कि आप यहां अगर रिस्क ले लें और यहां पर रिटर्न ले लें Y एक्सिस में, तो रिस्क तो सेम ही है। आप चेक करिए, रिस्क फ्री सिक्योरिटीज मोर द रिस्क, ये देखिए ये रिस्क प्रीमियम है। जितना ज्यादा सिक्योरिटी का रिस्क होगा उतना ज्यादा इसको हम रेट से डिस्काउंट करेंगे, बिकॉज हायर रिटर्न विल बी एक्सपेक्टेड बाय द इन्वेस्टर्स। ये जो लास्ट बात बोली ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। We always discount a risky project with a higher discounting rate because there will be a higher expectation by the investor from that project। ठीक है जी। तो आइए मैं आपको एक बात वैसे बता दूं, आई विल टेल यू इन डिटेल, रिस्क एंड रिटर्न एक हम करेंगे सेक्शन B में। पहला यूनिट है रिस्क एंड रिटर्न, जो मैं अभी रिकमेंड नहीं करता करने को, वो मैं आपको थोड़े दिनों के बाद रिकमेंड करूंगा। इन दैट रिस्क एंड रिटर्न बेटे मैंने आपको समझाना है उसमें दैट व्हाट आई मीन बाय CAPM, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं है, एक मॉडल करेंगे CAPM, नाम है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। उस मॉडल को डिस्कस करके मैं आपको बताऊंगा दैट RADR कैन बी कैलकुलेटेड विद हेल्प ऑफ दैट मॉडल ऑल्सो। तो वही मॉडल मैं यहाँ पे यूज करूंगा। CAPM में आप ये मॉडल एक छोटा सा लिखना चाहें लिख सकते हैं। वैसे तो आपने अभी तो कुछ लिखा ही नहीं, एक बच्चे ने तो कॉपी नहीं खोली, लिखने की बात ही छोड़ दो। दूसरे बच्चे ने कॉपी खोली लेकिन वो कह रहा है ये तो माई स्टोरी बता रहा है टीचर, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। वो बेवकूफ़ है, क्योंकि कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स आपको नोट कर लेने चाहिए, बिकॉज वेन यू वॉन्ट टू रिवाइज these notes will be helpful to you in CFA USA, CPA USA, ACCA, FRM सभी में यूज आएंगे। तो ज़्यादा आपको एक नॉलेज मिल रही है, आप उसको भी नहीं लिखते, आप खाली बैठ कर टाइम वेस्ट करते हो। यार ये तो बात गलत है। हम 2-3 व्यूज ही देंगे, आपको देंगे नहीं ज़्यादा, फिर क्या करोगे? दोबारा पैसे दोगे लेने के लिए? टाइम है आपके पास इतना? लिख लो, लिखो जी, मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। लिखो, एक ही बार लिख लो जल्दी से, माई स्टोरी तो लिख लो। ये ज़्यादा काम की बात होती है। वैसे PPTs तो ठीक है, आपको हम दिखाई रहे हैं, बट ये बेटे मैंने मन से निकली हुई बातें हैं। मैंने पहले प्रोजेक्ट की बात की, स्टेप 1 की बात की, स्टेप 2 की बात की, स्टेप 3 की बात की, और फिर मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, सबसे डेलिकेट फैक्टर, सबसे रिस्कियर फैक्टर डिस्काउंटिंग रेट है।
उसके बाद फिर मैंने आपको बताया डिस्काउंटिंग रेट के बड़े सारे नाम हैं, जैसे भगवान कृष्ण के बहुत सारे नाम थे. दीज आर द डिफरेंट रेट्स विच वी जनरली यूज, विच वी नेम देम एज डिस्काउंटिंग रेट्स. उसके बाद फिर मैंने आपको प्रोजेक्ट की बातें बताई और मैंने कहा डिस्काउंटिंग रेट इतना प्रीशियस है बिकॉज आपको मैंने जब IRR एक्सप्लेन किया था और अमिताभ बच्चन की बात की थी, एट दैट टाइम ऑल्सो आई टोल्ड यू, एक हल्के से रेट को चेंज करने से आपकी NPV पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव हो सकती है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसलिए फिर मैंने प्रोजेक्ट्स की बातें बताई. लेट देयर बी 2 प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट X एंड प्रोजेक्ट Y. प्रोजेक्ट X इज मोर रिस्कियर, सो इन केस ऑफ प्रोजेक्ट X वी विल यूज अ हायर डिस्काउंटिंग रेट. तो फिर मैंने बताया RADR इज ऑलवेज हायर देन नॉर्मल डिस्काउंटिंग रेट. RADR इज ऑलवेज हायर देन नॉर्मल डिस्काउंटिंग रेट. ये बातें मैंने बताई थी. फिर मैंने कहा था जी हायर डिस्काउंटिंग हो तो ठीक है, क्योंकि जितना हायर डिस्काउंटिंग रेट करेंगे उतनी पॉसिबिलिटी है कि NPV कम आए. RADR के 2 कंपोनेंट्स, रिस्क फ्री एंड रिस्क प्रीमियम. RADR के 2 कंपोनेंट्स, रिस्क फ्री एंड रिस्क प्रीमियम. रिस्क फ्री का मतलब है जो सिक्योरिटीज US ट्रेजरी इशू कर रही है, US गवर्नमेंट इशू कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट इशू कर रही है, जापानीज गवर्नमेंट इशू कर रही है, ऑल दोज आर रिस्क फ्री बिकॉज दे आर बीइंग इशूड बाय द किंग, बाय द USA गवर्नमेंट. ठीक है जी. फिर आपने चित्र बना लिया. उसके बाद बेटे मैंने आपको बताया था दैट RADR के लिए वी विल बी यूजिंग वन मॉडल विच इज नेम्ड एज CAPM, विच इज नॉट नेम्ड एज कैपिटल चार्टर्ड अकाउंटेंट प्राइम मिनिस्टर. वो मैंने जान के बोल दिया चार्टर्ड अकाउंटेंट प्राइम मिनिस्टर. इसका नाम है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल. बड़ा ब्यूटीफुली मॉडल है. मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जब रिस्क एंड रिटर्न करूंगा. अभी आप खाली फॉर्मूला लिख लीजिए. बेटा ये रिस्क फ्री है, ये रिस्क प्रीमियम है, ये बीटा है. बीटा को हम देखेंगे क्या है. बीटा मतलब सेंसिटिविटी इंडेक्स. हायर द रिस्क हाई विल बी द बीटा, और मार्केट का बीटा 1 होता है. इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारा आज का लेक्चर फिर भ्रमित हो जाएगा. हमें डिस्कस करना है रिस्क अनसर्टेनिटी, हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल टेक्निक्स, हम डिस्कस कर रहे हैं RADR, और RADR में कहीं हम प्रयोग करते हैं वी यूज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, बट आई विल नॉट टेल इन डिटेल दैट व्हाट इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, दैट आई विल बी टेलिंग यू रिस्क एंड रिटर्न. तो अभी तक ऐसा आप लिख लें. मैं भूपेश आनंद एक छोटा सा क्वेश्चन करके आपको ये बताना चाहूँगा कि किस तरह से हम RADR का यूज़ करते हैं. बेटे आपके बुक्स में नहीं दिया हुआ, हॉक के टेक्स्ट में, वायले के टेक्स्ट में, ग्लैम के टेक्स्ट में इसके ऊपर एग्जाम्पल नहीं दिया. बट मुझे ऐसा लगता है जब तक हम एग्जाम्पल नहीं करेंगे तो समझ कैसे आएगा. तो मैंने CPA USA समझ लीजिए, CFA USA समझ लीजिए, ACC समझ लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन लिया और आपको समझाने की बात कर रहा हूँ. आपने लिखना नहीं है, खाली पढ़ लीजिए. फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेट विच प्रोजेक्ट इज बेटर. वो कहता है जी 2 प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं A और B, आपने बताना है कि कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है. ठीक है सर. A दिया हुआ है और B दिया हुआ है, दोनों के लाइफ 3 ईयर्स है. A में 10,000 की आउटफ्लो है, इनफ्लो है 442, और B में 10,000 की आउटफ्लो है 563. ये आपके सामने इनफ्लोज दी हुई हैं. रिस्कलेस डिस्काउंटिंग रेट. लो जी, रिस्कलेस का मतलब होता है रिस्क फ्री 5%. फिर आगे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट A इज लेस रिस्की एज कंपेयर टू प्रोजेक्ट B. वो कहता है जी प्रोजेक्ट B नया है और ये ज़्यादा रिस्की है, इसका रिस्क फैक्टर ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस, इसका रिस्क फैक्टर कम है. द मैनेजमेंट कंसिडर्ड रिस्क प्रीमियम रिटर्न एज 8% एंड 10%, 5% एंड 10%. अब आपको तो एग्जामिनर ने रिस्क प्रीमियम दे दिया है बिकॉज आपको RADR समझना है वो कैसे निकलता है, वो डीपनेस है, वो आपके कोर्स में नहीं है. वो CPA USA में डिस्कस करेंगे, CFA में डिस्कस करेंगे, बट आपको ये समझना है दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ RADR, why we increase the rate and how we incorporate the risk, and what is CAPM, what is risk premium, what is risk free, why RADR is equal to risk free plus risk premium. तो आप चेक करिए, आपको 2 रेट्स दिए हैं, 2 आपको प्रोजेक्ट्स दिए हैं. तो मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट A को जब NPV कैलकुलेट करूँगा तो 10% 10% का डिस्काउंटिंग रेट लगाऊंगा. एक बच्चे को नींद आ रही थी, उसने कहा पता नहीं 10% कहाँ से निकाल लिया. बेटे 5% तो रिस्क फ्री है और 5% रिस्क की प्रीमियम है. मुझे पता है RADR क्या होता है, रिस्क फ्री प्लस रिस्क प्रीमियम.
दोनों को मिला दो तो RADR है। बेटे आप देखिए, मैंने यहाँ पर 10% लेना है प्रोजेक्ट ए में और 15% लेना है प्रोजेक्ट बी का डिस्काउंटिंग रेट, क्योंकि 5% रिस्क फ्री है और 10% रिस्क प्रीमियम है। 15% लेना है प्रोजेक्ट बी में और 10% लेना है प्रोजेक्ट ए में। आराम से, वो मुश्किल है ही नहीं। सो माई पॉइंट इज, I want to evaluate a project on the basis of risk adjusted discounting rates. RADR की मदद से हम प्रोजेक्ट्स को इवेल्युएट कर रहे हैं। तो आई थिंक अभी इस क्वेश्चन के बाद एक हल्का सा आइडिया लग गया आपको कि व्हाट इज RADR, हाउ वी कैलकुलेट RADR, व्हाई RADR इज मोर, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ RADR, ग्राफ बनाया, ये बताया। बेटे आई थिंक आपको RADR की टेक्निक समझ आ गई है। मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप सभी एक बार दोबारा से RADR को देख ले। वैसा तो देख ही चुके हैं, एक दो बातें लिखनी है वो आप लिख लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बेटे मेरे को अच्छा लगेगा, बड़ी मेहनत से मैंने बनाई है आपके लिए। बस मुझे तो खुशी तभी मिलेगी बेटे जब आप लिखेंगे। लिख लीजिए, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट इज इक्वल टू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह दें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह दें, एक्सटर्नल रेट कह दें, कुछ भी, प्लस रिस्क एडजस्टमेंट, रिस्क प्रीमियम। अभी यही तो समझाया, थोड़ा टेक्निकली लिख दिया, उसमें क्या हो गया, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस माइनस रिस्क एडजस्टमेंट। ठीक है जी। फिर मैंने कहा अगर दो प्रोजेक्ट्स हैं, वन प्रोजेक्ट इज मोर रिस्कियर एंड सेकंड प्रोजेक्ट इज लेस रिस्कियर, जो प्रोजेक्ट ज़्यादा रिस्कियर है उसका डिस्काउंटिंग रेट ज़्यादा होगा और जो लेस रिस्कियर है उसका डिस्काउंटिंग रेट कम होगा। अभी हमने देखा ही प्रोजेक्ट ए और बी में, प्रोजेक्ट बी इज मोर रिस्की तो वहाँ पर डिस्काउंटिंग रेट 15% था, ए में हमने 10% से किया। फिर मैंने आपको रिलेशनशिप बताया कि दैट आई कैन कैलकुलेट कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की हेल्प से द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, वो हम डीपली रिस्क रिटर्न में करेंगे। और इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, RF प्लस बीटा इंटू रिस्क RM माइनस RF। RF का मतलब है रिटर्न फ्रॉम रिस्क फ्री, B का मतलब है बीटा, RM का मतलब है रिटर्न फ्रॉम मार्केट। ठीक है जी। मैनेजमेंट कैन डिसाइड दिस। ठीक है। डिफरेंट रेट्स फॉर डिफरेंट कैश फ्लोज। अगर आपको अलग अलग कैश फ्लोज दी हुई हैं और ऐसा भी कहा गया है कि ये कैश फ्लो, इस ईयर की कैश फ्लो ज़्यादा रिस्की है, तो बेटे हम फिर उस ईयर के कैश फ्लो को, खाली उसी ईयर के कैश फ्लो को अलग रेट से डिस्काउंट कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है। या कोई पर्टिकुलर ईयर लग रहा है जी, पोस्ट कोविड टू 2022 ज़्यादा वो रहेगा रिस्की, तो वी कैन एंड दैट ईयर इज कमिंग इन दैट प्रोजेक्ट, तो हम उस ईयर के कैश फ्लोज को अलग रेट से कर सकते हैं। इसका मतलब कैश फ्लोज को भी, उस ईयर को भी वी कैन डिस्काउंट विद अ डिफरेंट रेट बिकॉज देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व इन दैट। So we adjust discounting rate keeping in mind that risk. So that's why it is named as RADR. चलिए जी, आइए मैं भूपेश आनंद आपको दूसरी टेक्निक पे लेके चल रहा हूँ। बेटे मैंने इसकी PPT से बनाई है, अभी दिखाऊंगा। पहले टेक्निक 2 लिख ले, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट टेक्निक। ग्लैम में दी हुई है, हॉक और वायले में नहीं दी। बड़ी इजी और बड़ी प्यारी सी टेक्निक है, CMA में क्वेश्चन आया हुआ है, लिख ले आप। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट टेक्निक, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट टेक्निक। आप मुझे एक बात बताइए, जब आप एग्जामिनेशन देकर आते हैं और अपने मार्क्स लगाते हैं, सपोजिंगली आपने अकाउंट्स में 100 में से 90 मार्क्स लगाए, जैसे 90 लगाए और आप रखने लगे, आपके अंदर से एक आवाज आई, रामलाल 90 नंबर तूने गलत लगाए, जान के ज़्यादा लगा दिए, क्योंकि उस क्वेश्चन को तो मार्क्स मिलने नहीं है जो तेरा एक गलत हो गया है। आपने दोबारा पेपर को खोला, आपने दोबारा मार्क्स लगाने स्टार्ट किए, अब आपने थोड़ा सा टाइट मार्किंग की और आपने अब 90 की जगह 82 मार्क्स लिख दिए। पहले 90 थे, अब 82 लिख दिए, लेकिन अब आपको मन में सेटिस्फैक्शन है कि 82 मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे, चाहे दुनिया ऊपर की नीचे क्यों ना हो जाए। हाँ, 8 नंबर और आ सकते हैं क्योंकि 90 आपने पहले लगाए थे, बट वो 8 जो है ना अनसर्टेन है, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। मेरी बात आप समझ रहे हैं। नाउ इन दिस टेक्निक मैंने आपको बताया था देयर आर 3 स्टेप्स, एक आउटफ्लो, एक इनफ्लो, एक प्रेजेंट वैल्यू। मैंने रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट में डिस्काउंटिंग रेट को एडजस्ट किया।
सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट टेक्निक में मैं डिस्काउंटिंग रेट को एडजस्ट नहीं कर रहा, आई विल एडजस्ट कैश इनफ्लोज, मैं उन कैश इनफ्लोज को एडजस्ट करूंगा। अब आप ये बताइए, डिस्काउंटिंग रेट को जब मैंने यूज किया था, सो आई हैव इंक्रीज द डिस्काउंटिंग रेट, कैश इनफ्लोज को मुझे इंक्रीज करना चाहिए या डिक्रीज करना चाहिए? रिस्क फैक्टर कब इनकॉर्पोरेट होगा? बेटे कैश इनफ्लोज को मैं कम करूंगा, जैसे मैंने 90 मार्क्स को कम करके 82 मार्क्स कर दिए, बिकॉज उसमें दो चीजें इन्वॉल्व हैं, सर्टेन मार्क्स एंड अनसर्टेन मार्क्स। तो मैं एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज अ CMA USA, आई विल ऑलवेज डिस्काउंट, I will always find out NPV on the basis of certain cash flows. It means the cash inflows which are given to you, जो आज तक आपको cash inflows given थी, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा, क्लासिफाई कर दूंगा, संधि विच्छेद कर दूंगा, and I will find out that in cash inflows which are certain, जो होंगी ही, and those cash inflows which are uncertain, जो हो भी सकती हैं नहीं भी हो सकती। तो जो हो भी सकती हैं या नहीं भी हो सकती, मैं उनको कंसिडर ही नहीं कर रहा। बड़ी सिंपल सी टेक्निक है, बड़ी प्यारी सी टेक्निक है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, समझाऊंगा, उसकी मदद से आपको ये टेक्निक समझ आ जाएगी। पहले लिख लें, एनालिसिस ऑफ कैश इनफ्लोज। In this technique, we will divide cash inflows into two parts. We will not touch discounting rate. We will not touch outflows. बेटे हम एक एक फैक्टर को एक एक बारी में एनालाइज करेंगे, सारे मिक्स करके नहीं। तो हम क्या करेंगे, सर्टेन कैश इनफ्लोज निकाल लेंगे एंड अनसर्टेन कैश इनफ्लोज। सर्टेन का मतलब है जो होंगी 101%, पक्का पक्का, जो कच्चा कच्चा, जो हो भी सकती हैं नहीं भी हो सकती, जो होंगी ही पक्की। वी विल एवेल्युएट अ प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि भाई इनफ्लोज $1 लाख है और फॉर अ प्रोजेक्ट, and out of this $1 lakh, I think that as a management accountant, $80,000 will 101% happen, and $20,000 may happen or may not happen because it is somewhat uncertain. So my dear friends, I will not take 1 lakh as cash inflows for discounting that. I will not take 20,000 even. Rather, I will only take $80,000 as a cash inflow for analyzing capital budgeting project. ठीक है जी। आइए मैं भूपेश आनंद एक क्वेश्चन दिखाता हूँ बेटे, तब ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, है ना। आइए जी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन से तो सारा कुछ समझ आ जाना बेटे, सब कुछ समझ आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ इतना बढ़िया समझ आएगा कि आप कहेंगे जी मज़ा ही आ गया। लो सर बेटे, ये CFA CPA के क्वेश्चंस हैं जो मैं चाहता हूँ उसकी हेल्प से आपको थोड़ा सा बताऊँ, पढ़ लीजिए। A company is considering one of two mutually exclusive proposals. Project A and Project M and Project N require outflows of 8,50,000. बेटे दो प्रोजेक्ट्स हैं, एक प्रोजेक्ट M है और एक प्रोजेक्ट N है, और दोनों में 8.5 लाख रुपए लग रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, AM में लग रहे हैं 8,50,000 रुपीज़ एंड N में लग रहे हैं 8,25,000 रुपीज़। द सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच is used in incorporating risk in capital budgeting decisions. तो आपको उसने टेक्निक भी बता दी, जनरल टेक्निक की सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। द करंट यील्ड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 6% है, विच इज नेम्ड एज रिस्क फ्री। और मैंने बताया बेटे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर ऑलवेज रिस्क फ्री। द एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज एंड देयर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट्स। बेटे अब आपको कैश फ्लोज भी बता दिए और उसमें से ये भी बता दिया कि इसमें से किसके ज़्यादा होने की संभावना है। जैसे फर्स्ट प्रोजेक्ट M देखें, फर्स्ट ईयर 4.5 लाख है, सेकेंड ईयर 5 लाख है, फिर 5 लाख है,
इसमें 80% की इन्फ्लोज ऐसी हैं जो सर्टेन है, इट मीन्स 20% ऐसी हैं जो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं क्या करूंगा, 4,50,000 का 4,50,000 into 0.80, it means 3,60,000 inflows are certain and 90,000 inflows are uncertain. I will discount only certain cash inflows. Similarly 5 lakhs का अगर हम देखें तो 3,50,000 are certain. Similarly 5 lakhs का देखें तो 2,50,000। बेटे बड़ा सिंपल है, 50% सर्टन है, 70% सर्टन है, 80% सर्टन है, तो यू कैन इजिली कैलकुलेट, कोई मुश्किल की बात है नहीं। इसी तरह से अगर आप प्रोजेक्ट, बाकी तो फिर हम आउटफ्लोस तो निकाल ही रहे हैं, इनफ्लोस अब हम 4,50,000 नहीं लेंगे, वी विल डिस्काउंट ऑन द बेसिस ऑफ 360, वी विल डिस्काउंट ऑन द बेसिस ऑफ 350 एंड वी विल डिस्काउंट ऑन द बेसिस ऑफ 250। फिर उसके बाद अगर आप प्रोजेक्ट एन को देखें तो 90% ऐसी इनफ्लोज हैं जो कांस्टेंट है, 80% सर्टन है, 70% सर्टन है। आई थिंक आपको मोटा मोटी बात समझ आ गई। द टेक्निक का नाम है सर्टेनिटी equivalent coefficient technique. In this technique we generally find out how much part is certain inflows and how much part is uncertain and we decide on the basis of certain. ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, समझ आ गया, आगे चले। मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप एक बार, आप सभी एक बार, बेटे ये मैंने पीपीटी से भी बड़ी बनाई है, बड़ी मेहनत की है यार, क्या बताओ आप, मैंने दिखाई नहीं, अब दिखा रहा हूं। रिस्क अनसर्टेनिटी इन कैपिटल इवेल्युएशन, वी हैव सीन दैट रिस्क इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब आप इसको लिखना चाहें तो पॉज करके लिख सकते हैं, मैं तो एक्सप्लेन करता जा रहा हूं, धीरे धीरे चल रहा हूं ताकि आप पॉज करना चाहें कर सकते हैं। वी हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क इन द लेक्चर नंबर 16 एंड then we have seen that in case of risk and uncertainty scenario, specifically a post covid scenario, that what are the different types of risk which can be there at market risk, and then how we can incorporate that risk, you know. And there are two techniques, one is general technique and second is statistical techniques. जनरल में RADR है, ठीक है, अभी पहले जनरल देखिए, फिर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट है, फिर सेंसिटिविटी है। मैंने आपको RADR तो करा दी, मैंने आपको सर्टेनिटी इक्विवेलेंट भी बता दी, क्वेश्चन भी दिखा दिया, और थर्ड है बेटे सेंसिटिविटी। अभी हम देखेंगे सेंसिटिविटी, इसके बाद इसमें फोर्थ भी लिखनी है, फोर्थ भी लिखनी है, हाँ लिखनी है बेटे, गलती से लिख लो, ठीक है सर लिख रहे हैं बेटे। फोर्थ है ब्रेक इवन एनालिसिस, फिफ्थ है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, पांच लिख लीजिए, हॉक में 5 है। जनरल टेक्निक नाम मैंने दिया है। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटीज़ का इस्तेमाल करेंगे, नंबर्स का यूज़ करेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी यूज़ करेंगे, डिस्पर्जन यूज़ करेंगे, रिलेशनशिप यूज़ करेंगे। वो लेक्चर 18 में देखेंगे, अभी तो मैं करा ही नहीं रहा ना, आप खाली लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैंने इसलिए जान कर रुका हूँ। इसमें जो जो टेक्निक्स हम देखेंगे मैंने लिख दी हैं। आइए जी, गलती से देखिए ब्रेक इवन यहाँ पर आ गया, कोई बात नहीं। फिर मैंने आपको बताया था रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट, दिस रेट कंक्लूड्स हैविंग हायर दिस। देखिए प्यार, देखिए हैंड रिटन स्लाइड्स, माय स्टोरी स्लाइड्स, पीपीटीज, जूस नोट्स, हॉक के क्वेश्चंस, बेटे इससे ज़्यादा तो मुझे ही घर ले जाओ और कुछ नहीं हो सकता। एनपीवी बाय यूजिंग RADR इज नेम्ड एज रिस्क एडजस्टेड एनपीवी, ठीक है जी। RADR में 2 रेट्स होते हैं, हमने देखा था, एक होता है रिस्क फ्री और एक होता है रिस्क प्रीमियम। रिस्क फ्री rate is the rate at which future cash inflows should be discounted. Risk premium is the extra return expected by the investor, ठीक है। RADR can be determined by 2 follows। बेटे मैंने बताया था, लिखना आप लिख लें, मैं जानकर रोक रहा हूँ ताकि आप वीडियो को हॉल्ट करें, पॉज करें और लिख लें, ठीक है जी। उसके बाद आप आ जाइए, मैंने CAPM मॉडल बताया था, ठीक है, CAPM मॉडल। देन आई हैव टोल्ड यू, क्या बताया था बेटे, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं बेटे, मैं रोक रहा हूँ, ये लो।
ये लो जी बेटा, वीडियो को रोकना है, रोक के आप लिख सकते हो, ठीक है जी। ये लो लो बेटा, सब बता चुका हूँ बेटा, मैं बार बार नहीं बोल रहा, आपको सब बता चुका हूँ। आप आ जाइए सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच। अभी अभी हमने देखा, एज पर दिस मेथड estimated cash inflows are reduced to consideration level by applying a correction factor होना चाहिए बेटा, correlation तो नहीं, correction factor, which is named as certainty equivalent coefficient. The correction factor is the ratio of riskless cash inflows to risky cash inflows. riskless कम होती हैं और रिस्की ज़्यादा होती है, ये बात अभी हमने देख ही ली। मैं रिस्की थी 1 लाख और 80,000 मान लो रिस्क लेस है, क्योंकि उसमें अनसर्टेन पार्ट है, रिस्क लेस का मतलब है सर्टेन। तो रिस्क लेस मीन्स द कैश इनफ्लोज फॉर विच द मैनेजमेंट इज प्रिपेयर टू एक्सेप्ट इन केस देयर इज नो रिस्क इन्वॉल्व। इसका मतलब दे आर नेम्ड एज सर्टेन कैश इनफ्लोज। फिर मैंने एग्जाम्पल भी दिया, देख लीजिए बेटे। मैं ये लो आराम से देख लो, कोई जल्दी नहीं है। कोई मुश्किल है ही नहीं बेटे, आराम से आप देख लीजिए। ये बेटे मैंने पहले दिखाई थी, रिस्क एडजस्टेड, नहीं भी लिखी तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। वैसे ये पीपीटी है ना। पहले हमने रिस्क अनसर्टेनिटी देखा था, मीनिंग सीखा, ये रिस्क देखा, टाइप्स ऑफ रिस्क देखा, ठीक है जी। रिस्क अनसर्टेनिटी आर दिस ये देखा। फिर मैंने बताया जनरल टेक्निक्स में मैंने RADR बताया, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट बताया, सेंसिटिविटी अभी बताना है ना, ब्रेक इवन एनालिसिस लिखवाया और पोर्टफोलियो लिखवाया। और फिर यहाँ पर हम आगे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में जो हम लेक्चर नंबर 18 में करेंगे, प्रोबेबिलिटी अप्रोच, फिर हम देखेंगे सिनेरियो एनालिसिस, सिमुलेशन, ठीक है जी। फिर अब मैंने आपको रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट आज बताया, उसकी मैंने पीपीटी भी प्रिपेयर की हुई है, आप देख लीजिए, मैंने उसकी पीपीटी भी बनाई है, आप हॉल्ट करके आराम से लिख सकते हैं। जो बातें मैंने समझाई हैं वो पीपीटी में भी लिख दी, हैंड रिटन स्लाइड्स में भी लिख दी, आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। मैं इसलिए जान के वीडियो को रोक वहाँ पर रख रहा हूँ कि आप हॉल्ट करें, पॉज करें और लिख लें। RADR के 2 रेट्स होते हैं, रिस्क फ्री, रिस्क प्रीमियम। रिस्क फ्री का मतलब होता है जो राजा इशू करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। उसके बाद RADR कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिफरेंट मेथड्स। एक मेथड तो अभी अभी देखा जो हॉक में दिया था, रिस्क फ्री प्लस रिस्क प्रीमियम। सेकेंडली वी कैन कैलकुलेट बाय CAPM ऑल्सो, ठीक है जी। CAPM मॉडल से भी निकाल सकते हैं, ये मैंने CAPM मॉडल किया। फिर मैडम मैंने सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच बताया, that if in a cash inflow you will find out that how much are certain cash inflows and how much are uncertain cash inflows, उसके अकॉर्डिंगली करते हैं, उसको करेक्शन फैक्टर बोलते हैं। और रिस्कलेस कैश इनफ्लोज आर ऑलवेज लेस देन रिस्की कैश इनफ्लोज, रिस्कलेस कैश इनफ्लोज आर ऑलवेज लेस देन रिस्की कैश इनफ्लोज। ये बातें सारी मैंने आपको बताई हैं, कुछ मुश्किल है नहीं। वैसे लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कोई टेंशन नहीं है ना। अब मैं आ रहा हूँ जी सेंसिटिविटी एनालिसिस, जो टेक्निक मैंने बतानी है। इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ से, फिर मैं समझाऊंगा। इसमें थोड़ा सा उल्टा करते हैं, तो आप लिखना शुरू करिए। आज की वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक जिसका नाम है सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी में मैंने बड़ी सारी, आज सोनाक्षी सिन्हा की बातें करेंगे, आज सेंसोडाइन टूथपेस्ट की बातें करेंगे, आज प्लेइंग कार्ड्स की बातें करेंगे, आज रेत के घर की बातें करेंगे। एक बच्चे को नींद से उठा आ गया, वो कहा आज इतनी सारी बातें होंगी, मैं खड़ा होकर देखता हूं। बेटा जल्दी से पहले लिख लो, सेंसिटिविटी एनालिसिस इज अ वे है बेटा ऑफ
analyzing change in the project's NPV. Sensitivity analysis is a way of analyzing change. अभी देखेंगे, सीखेंगे, टेंशन नहीं. In NPV for a given यहां लिख लेंगे for a given change in one of the variables. सेंटेंस थोड़ा सा कंप्लीट नहीं था, मैंने लिख दिया. मैं रिपीट करता हूं. सेंसिटिविटी एनालिसिस इज अ वे ऑफ एनालाइजिंग चेंज इन द प्रोजेक्ट NPV for a given change in one of its variables such as sales volume, selling price, material cost, sales volume, selling price, material cost, labor cost, overhead cost, project life, कुछ भी. बी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है लिखना. अभी आपको समझ नहीं आया मुझे पता है. वेरियस पैरामीटर्स ऑफ द प्रोजेक्ट used by following pessimistic approach. What if type of question देखेंगे. what if type pessimistic बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है बेटे. what if अगर ये हो जाए तो क्या, ये हो गया तो क्या, वो हो गया तो क्या, सब देखेंगे. आप बस एक बार लिख लें. क्वेश्चन नंबर 1, what if the project cost rises, what if material cost rises, what if sales volume falls, what if project life falls. This technique helps in identifying as to how sensitive is the parameter of the project to the estimation error. देखते हैं, लिख लीजिए पहले तो. The objective of sensitivity is to find out the variable which has the highest impact on the viability of the project. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे. आप पता नहीं शायद समझ पा भी रहे हो नहीं, वो तो मुझे, मैंने वैसे समझाया नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है. आप इसको लिख ले पहले, फिर आपको समझ भी आ जाएगा. हाईएस्ट इम्पैक्ट ऑन द वेरिएबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट. फॉलोइंग इज द फॉर्मूला. अभी देख लेते हैं फॉर्मूला रटना है नहीं, कुछ नहीं करना यार. पहले लिखो, आप डी पॉइंट लिखो. पहले बताओ, ए पॉइंट लिख लिया सबने. सेंसिटिविटी का बेटा लिखना जरूरी है. ए पॉइंट लिख लिया, लिखो. बड़ी मेहनत से बनाइए यार. सेंसिटिविटी इज अ वे ऑफ एनालाइजिंग चेंज इन द प्रोजेक्ट NPV फॉर अ गिवन चेंज इन वन ऑफ इट्स वेरिएबल्स. सच एज, सारे वेरिएबल्स के नाम लिख दिए. फिर लिखा था सेंसिटिविटी ऑफ वेरियस पैरामीटर्स ऑफ द प्रोजेक्ट इज चेक्ड बाय फॉलोइंग पेसिमिस्टिक अप्रोच. दैट इज व्हाट इफ टाइप ऑफ क्वेश्चन सच एज व्हाट इफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट राइजेस, व्हाट इफ मटेरियल कॉस्ट राइजेस, व्हाट इफ सेल्स वॉल्यूम फॉल्स, व्हाट इफ प्रोजेक्ट लाइफ फॉल्स. द टेक्निक हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एज टू हाउ सेंसिटिव इज the parameter. वो देखेंगे. the objective of sensitivity is to find out the variable which has the highest impact on the variability of the project. फॉर्मूला लिखना चाहे लिख लें, नहीं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है. sensitivity factor is equal to NPV upon key variable into 100. NPV upon key variable into 100. ठीक है, आओ जी. अब मेरी बात को ध्यान से सुनना साहब. आप बेटे, ये मैंने अपनी क्या बताऊं बेटे, कितना कुछ किया आप लोगों के लिए कि आपको किसी भी तरह से समझ आ जाए जो मैं कहना चाहता हूं. सेंसिटिविटी का मतलब ये है बेटा, आपको पता है आपकी बॉडी में सबसे सेंसिटिव पार्ट कौन सा है, जिसके जरा से हिलने से आपकी पूरी बॉडी में इफेक्ट हो जाता है. ठीक पहचाना आपने. आपकी बॉडी में जो आपकी आंखें, अगर आप किसी की आंखें शो कर दें किसी फोटोग्राफ में और आपसे कहें जी कि इस हीरोइन का नाम बताओ, बता दोगे बेटे. बॉडी का एक ऐसा पार्ट जो बड़ा डेलिकेट और बड़ा सेंसिटिव है. किसी को आई फ्लू हुआ हो और आप उसको देखें, जरा दिखाइए कैसा आई फ्लू, तो आपको भी हो जाएगा. इतनी सेंसिटिव है आइस.
मतलब इनमें इफेक्ट बड़े इसमें बड़ी जल्दी इफेक्ट आता है, और इसके इफेक्ट आने से पूरी बॉडी में इफेक्ट आ जाता है। सेंसिटिव, सेंसिटिव। आपने वो सेंसोडाइन की टूथपेस्ट की एडवर्टीजमेंट देखी है कि अगर आपके दांतों में झंझनाहट है, मतलब सेंसिटिव हैं, मतलब नाजुक हैं, तो वो कहता है कि मसूड़े ढीले पड़ गए, आप सेंसोडाइन से टूथपेस्ट किया करो। तो कहीं ना कहीं वो सेंसिटिविटी की बातें कर रहे हैं। सेंसिटिव मतलब डेलिकेसी, नाजुकता, कि जिसके कुछ हिलने से आप बहुत कुछ हिल जाओगे। बेटे प्रोजेक्ट में बड़े सारे यूनिट्स है ना, एक आउटफ्लो है, एक कैश इनफ्लो है, एक प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। कैश इनफ्लो कैसे बना? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट कैसे आया? सेल्स माइनस कॉस्ट। कॉस्ट कैसे आई? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कैसे आई? मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड्स। मटेरियल कैसे आई? मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। इतने सारे फैक्टर्स हैं। आप बताओ सीएमए यूएसए जब आप क्वालिफाई करोगे तो क्या आपको लगता है आपका हार्डवर्क ही इंपॉर्टेंट है, या उसी से सीएमए यूएसए बनोगे, या और भी बड़े सारे फैक्टर्स होंगे? बेटा देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ फैक्टर्स। कुछ तो आपको दिखेंगे भी नहीं। आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग आपके लिए, आपने किसी के साथ अच्छा काम किया उसकी ब्लेसिंग्स आपके लिए। हार्डवर्क है, मैं तो कह ही नहीं रहा बेटे, but there are so many other factors. Similarly, for a project there are huge number of factors. On the basis of that we calculate inflows, outflows, NPVs, and then we decide. So my dear friends, in this sensitivity analysis we want to find out that which is the most sensitive part. उसमें रिस्क ज्यादा होगा ना, क्योंकि उसके हिलने से पूरा प्रोजेक्ट ही हिल जाएगा। कभी आपने देखा है बॉम्बे मुंबई में बेटे जन्माष्टमी के दिनों में क्या होता है, एक मटके को तोड़ने के लिए बड़ी सारी मानव श्रृंखला बनती है। मानव श्रृंखला क्या होती है? जब जब ह्यूमन बींग्स के ऊपर 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 बेटे 2-2 सेकंड फ्लोर तक ऊपर हांडी लगा देते हैं, और एक छोटा सा बच्चा अपने हाथ से इस हांडी को तोड़ता है। सोनाक्षी सिन्हा की एक मूवी आई थी जिसमें सोनाक्षी सिन्हा ने इस हांडी को तोड़ा था। और कई बार क्या होता है बेटे, पूरी की पूरी श्रृंखला जब गिरती है ना, तो कई लोगों को तो हाथ पांव टूट जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर से गिर रहे हो आप। भगवान ना करे ऐसा हो। मैं आपसे ये कह रहा हूं, इस पूरी मानव श्रृंखला में ये पर्सन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान के चलते हैं कि इसको खुजली हुई सिर में खुजली हो रही है बेटे, मैं तो ये कह रहा हूं इसको अपने सिर के बालों में खुजली हुई, खुजली, हाँ, और ये हिलने लगा। इसको भी सिर के बालों में खुजली हुई, हिलने लगा। इसको भी सिर के बालों में खुजली हुई, ये भी हिलने लगा। बताओ किसके कुछ हिलने से सभी हिल जाएंगे? ठीक पहचाना आपने बेटे, इसके हिलने से ना सब हिलना शुरू हो जाएंगे। इट मीन्स खुजली इसको भी आ रही है, चेंज यहाँ भी हो रहा है, चेंज यहाँ भी हो रहा है, चेंज यहाँ भी हो रहा है, बट इसके चेंज से पूरा प्रोजेक्ट चेंज हो जाएगा। तो मैं कहूंगा दिस फैक्टर, दिस पॉइंट, दिस पर्सन इज मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स दिस हांडी प्रोजेक्ट। इसका मतलब नीचे ऐसे लोगों को रखना है जहां तो उनके सिर के बाल ही ना हो और हट्टे कट्टे हो, सो दैट वो हिले ना, क्योंकि वो हिले तो पूरा प्रोजेक्ट हिल जाएगा। तो यही काम मुझे सेंसिटिविटी एनालिसिस में करना है। पूरे प्रोजेक्ट को मुझे देखना है कि उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं। जैसे मैं कहता हूं कि मैंने कहा कि आपको कैश आउटफ्लो निकालिए, फिर कैश इनफ्लोज निकालिए, और कैश इनफ्लोज अलग अलग पीरियड में होंगी, और उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे आएगा? सेल्स माइनस कॉस्ट। सेल्स कैसे आएगी? सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। कॉस्ट कैसे आएगी? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी? मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड्स। और मटेरियल कॉस्ट में कैसे आएगा? मटेरियल प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। बेटे और भी बड़े सारे हजारों फैक्टर्स होंगे। मैं कह रहा हूं इस पूरे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने में
आपके सीएम में यूएसए को क्वालिफाई करने में देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ फैक्टर्स. So I will evaluate each and every factor and I will find out their sensitivity, and then the most sensitive part will be taken care of. This technique is named as sensitivity analysis. आइए हमें क्वेश्चन करके करना नहीं है, मैं थोड़ा सा एक हल्का सा आइडिया देना चाहता हूँ, फिर हम करेंगे, देखेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको. आइए जी, आइए, ये लो, बड़ी मेहनत की बेटे, आपके लिए क्वेश्चंस भी ढूंढे हैं कि एटलीस्ट एक आइडिया तो मिले आपको. अब हॉक ने सेंसिटिविटी दे दिया, समझ, प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं बताया. वाइले ने दिया इतना बड़ा एग्जांपल, ग्लैम ने कुछ भी नहीं दिया, और सीएमए क्वेश्चंस में आया हुआ है यूएसए वाले में. तो मैंने कहा छोटा सा एग्जांपल से एक आइडिया लग जाए आपको. अ कंपनी इज कंसिडरिंग अ प्रोजेक्ट विद द कैश फ्लोज, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 8%, मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट. वो कहता है जी इस प्रोजेक्ट के जितने फैक्टर्स हैं, फैक्टर बेटा एक तो परचेज ऑफ प्लांट है, आउटफ्लो है, एक रनिंग कॉस्ट है, एक सेविंग्स है, तो तीन ही फैक्टर्स हैं. वो कहता है फाइंड आउट द सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट टू द चेंजेस इन द लेवल ऑफ प्लांट, सेविंग्स एंड कॉस्ट. तो आपको क्या करना है, इनकी सेंसिटिविटी कैलकुलेट करनी है, प्रैक्टिकली नहीं करना सीएम में यूएसए के लिए. मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक आइडिया लग जाए ना कि क्या होती है सेंसिटिविटी. आई थिंक आपने कभी देखा है बेटे, आपने कभी देखा है ताश प्लेइंग कार्ड जब आप खेलते हैं तो प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर आप प्लेइंग कार्ड लगा सकते हैं, प्लेइंग कार्ड लगा सकते हैं, प्लेइंग कार्ड लगा सकते हैं. एक ये नीचे का प्लेइंग कार्ड मैं हटा दूं तो सारे प्लेइंग कार्ड्स गिर जाएंगे. जैसे रेत का घर बनाते हैं ना सागर के किनारे, एकदम लहर आती है पूरा घर गिर जाता है. तो लहर इज मोर इंपॉर्टेंट, मोर सेंसिटिव. आई थिंक आप